हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो होने वाली है एनसीईआरटी से जो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में। ये इस सीरीज़ में पार्ट नंबर 9 है और स्पेशल टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू वो होगा यूनिवर्स के बारे में, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टॉपिक यूनिवर्स। और ये टॉपिक एनटीएससी, एनडीए, इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं, उसी के साथ साथ बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम्स का भी पार्ट रहा है हमेशा से। सो ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंस लिए हुए है। वीडियोज़ अगर आपको ये पसंद आ रही हैं और आपकी लर्निंग में हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे व्हेनेवर आई पोस्ट एनी न्यू कंटेंट। सो मूविंग टू द क्वेश्चन, व्हाट वाज प्रेजेंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स के बनने से पहले क्या प्रेजेंट था? हर जगह पानी था, कुछ एग्जिस्टेंस थी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शंस आपको वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। इनमें से एक भी सही आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। तो जानते हैं कि यूनिवर्स बनने से पहले था क्या, व्हाट वाज प्रेजेंट एक्चुअली। So, in the beginning, there was an infinitely dense, tiny ball of matter. एक मैटर था जो कि बहुत ही डेंस था, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, राइट? देन इट ऑल वेंट बैंग, गिविंग राइज टू द एटम्स। सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक टाइनी बॉल थी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज़ अ टाइनी बॉल, और ये बहुत ही डेंस है, यानी कि इनफाइनाइटली डेंस। इसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखें तो ये कितना है? इनफाइनाइट, राइट? तो यानी ये बहुत ही भारी था। इसका मास क्या था? हद से ज़्यादा भारी। और ये बहुत ही छोटा मैटर था, बहुत ही छोटा पदार्थ था। देन इट ऑल वेंट बैंग। इसका मतलब है, ये जो बैंग आप वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ये एक बैंग बैंग थ्योरी दी थी हमारे पास, और ये थ्योरी यही कहती थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा मैटर हमेशा टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करता रहेगा। और यही इसमें बोला है कि ये छोटा सा मैटर क्या करा? बैंग कर गया, यानी कि समय के साथ बड़ा होने लग गया, गिविंग राइज टू द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज वी सी टुडे। और इसी से हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टार्स, यहाँ तक कि गैलेक्सीज की फॉर्मेशन भी इसी एक टाइनी बॉल ऑफ मैटर से हुई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि यूनिवर्स बनने से पहले क्या एग्जिस्ट करता था। ये कोई 100% सही या 100% जो एग्जैक्ट चीज़ थी, ये वो आंसर नहीं है, बट दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर्स, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थियोरीज हैं, किसी साइंटिस्ट ने कुछ अनुमान लगाया तो किसी साइंटिस्ट ने कुछ। ये जो आंसर आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम साइंटिस्ट द्वारा, मैक्सिमम ज्ञाता लोगों द्वारा एक्सेप्टेड आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट रिवाइव्ड द आइडिया ऑफ स्टैटिक यूनिवर्स? स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया देख लेते हैं कौन से साइंटिस्ट ने दिया। बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट आइंस्टीन ने इसको दिया है। स्टैटिक यूनिवर्स का कंसेप्ट क्या कहता है हमें? ये इसके अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने इसे पहली वाली स्लाइड में पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास यूनिवर्स किस तरीके से बना होगा। एक छोटा सा मैटर था जो इनफाइनाइटली डेंस था, फिर उसने क्या किया? बैंग करना शुरू किया, यानी कि इंक्रीज करना शुरू किया, और वहाँ से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। स्टैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिवर्स जितना भी है उतना ही है, स्टेबल है, स्टैटिक है, ना तो ये इंक्रीज करता है और ना ही ये डिक्रीज करता है समय के साथ। तो ये स्टैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने दिया। Einstein's static universe, aka the Einstein universe or the Einstein static eternal universe, is a relativistic model of the universe proposed by Albert Einstein in 1917. This you have to keep in mind. 1917 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, शॉर्टली आफ्टर कंप्लीटिंग द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके बाद इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो इन्होंने यही कहा था
उन्होंने क्या किया कि अपना जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी उसको यूनिवर्स पे लागू किया, एज्यूमिंग अ यूनिवर्स दैट वाज स्टैटिक इन टाइम। और इन्होंने एज्यूम किया कि हमारा यूनिवर्स कैसा है, समय के साथ स्टैटिक रहने वाला। एंड possessed of a uniform distribution of matter on the larger scales, Einstein was led to a finite static universe। तो इन्होंने यूनिवर्स को स्टैटिक तरीके से ही देखा है, स्फेरिकल शेप उसे दी है। Which of the following is the most accepted hypothesis about the formation of universe? मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन में क्या है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं है, यानी 100% एक्यूरेट नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी हाइपोथेसिस अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। सो वी हैव टू सेलेक्ट इन दिस क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। कौन सी है? स्टेबल यूनिवर्स वाली जो कि आइंस्टीन ने दी है, बिग बैंग थ्योरी, बायोसेंट्रिज्म या इंडियन हाइपोथेसिस। तो इसमें सही आंसर है बिग बैंग थ्योरी। और इसका आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ कि यूनिवर्स ने किस तरीके से स्टार्ट किया होगा, एक छोटे से मैटर के फॉर्म में स्टार्ट किया होगा जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी अगर मैं रो से डिनोट करूँ तो ये कितनी है, इनफाइनाइट, हाईली डेंस है ये। और फिर इसने क्या किया, समय के साथ साथ इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया और वहीं से सारे स्टार्स, गैलेक्सीज़ की फॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। और यही मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है यूनिवर्स की फॉर्मेशन के लिए। So the Big Bang is how astronomers explain the way the universe began, right? It is the idea that the universe began as just a single point, then expanded and stretched to grow as large as it is, right? And it is still stretching. तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास यूनिवर्स आज जितना है ये उससे भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है नियर फ्यूचर में, बिकॉज वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। इट इज़ स्टिल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच हो रहा है, जो कि कंप्लीटली अपोजिट है स्टेबल थ्योरी के। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलियन इज जादू। इज इट मैजिक, इज इट जादू मूवी वाला? नहीं, दिस इज़ नॉट दैट। एनिमल ऑफ आउटसाइड अर्थ, येस, ना कि पेक्यूलियर एनिमल और ना ही एनिमल सिमिलर टू काउ। एलियन किसे बोलते हैं हम? हु इज़ अ एलियन? सो एलियन इज़ समवन आउटसाइड ऑफ द अर्थ, कोई ऐसा प्राणी जो पृथ्वी से बाहर का है, दैट इज टर्म्ड एज एलियन, राइट? यानी कि जो इस ग्रह का नहीं है, हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, मदर अर्थ पे, जो मदर अर्थ के प्लैनेट से नहीं है, दैट इज एलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज जीनस, फाइलम, कम्युनिटी या स्पीशीज। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसी क्षमता रखते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंचाने में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जीनस, फाइलम, कम्युनिटी या स्पीशीज। सो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, स्पीशीज। इसके लिए एक छोटी सी सीरीज़ है, आपको वो ध्यान में रखनी है। दिस इज़ इट। और ये सीरीज़ हमें क्या दिखाती है? सबसे पहले है हमारे पास स्पीशीज़, राइट? ये क्या है? अलग अलग स्पीशीज़, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो आप अलग अलग डॉट देख पा रहे हैं, ये सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग प्रजातियाँ हैं, उनका कॉम्बिनेशन जीनस कहलाता है। अलग अलग जीनस का कॉम्बिनेशन फैमिली कहलाता है। अलग अलग फैमिलीज़ का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो उसे ऑर्डर कहा जाता है। अलग अलग ऑर्डर्स को कंबाइन कर दें तो क्लास बनती है। इसी तरीके से क्लास के कॉम्बिनेशन से फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड देन हमारी लाइफ बनती है। सो लाइफ की फॉर्मेशन में इतनी सारी चीज़ें हमारे पास ऑर्डर में एक्ट करती हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये आपको याद रखना है, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट ही बनता है। सो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है, स्पीशीज। लाइफ कैन बी फाउंड outside the earth, on any star, anywhere, on any planet, on planet similar to the earth. So on not on any planet, किसी भी ग्रह पे संभव नहीं है। जुपिटर पे जाके आप नहीं रह सकते, ठीक है? तो हम
किस तरीके के प्लैनेट पे रह सकते हैं ऑन एनी स्टार? नहीं, किसी भी स्टार पे पॉसिबल नहीं है। एनी वेयर भी वही तुक्के वाली बात हो गई कि आप यूनिवर्स में जाएं और कहीं भी सेटल हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अदरवाइज़ तो हमारे पास जो नासा जैसे बड़े बड़े हमारे पास क्या कंपनीज़ हैं, ये क्यों काम करती, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स क्यों खोले जाते? तो ऑन एनी प्लैनेट नहीं, किसी भी प्लैनेट पे जाके हम सेटल नहीं हो सकते। कोई ऐसा प्लैनेट हमें चाहिए जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के सिमिलर हो, यानी कि जो कंडीशंस मदर अर्थ हमें प्रोवाइड करती है लाइफ को फुलफ़िल करने में, लाइफ को नर्चर करने में, वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या हों उस प्लैनेट पे भी पॉसिबल हों, जो बहुत हद तक पॉसिबल हो सकती हैं मार्स पे। इसी वजह से हमें मंगल मिशन जैसे मिशंस देखने को मिल रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द विस्परिंग गोइंग ऑन इन स्पेस। सबसे पहली बात, अर्थ के बाहर क्या है? स्पेस, राइट? बोलते हैं ना स्पेस में चले गए। हाँ, तो ये वही स्पेस है। अब ये मान लीजिए हमारी प्यारी मदर अर्थ है, ये बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ कहीं सन होंगे, और ये हुई हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ लाया करता है? गैलेक्सी में, आकाशगंगा गैलेक्सी में। ऐसी ही पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, कितने सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं। तो हमें ये समझना है कि इस स्पेस में एक विस्परिंग साउंड चलती रहती है। साइलेंस नहीं होती, पिन ड्रॉप साइलेंस, बल्कि एक साउंड चलती रहती है। उस साउंड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से सुना जा सकता है? टेलीस्कोप? जी नहीं, ये दूर की चीज़ों को देखने में यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट। जी नहीं, ये बहुत ही पास के बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके जूम करके देखने में यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने आप एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम इस विस्परिंग साउंड को, जो कि स्पेस में होती रहती है, जो ये माना जाता है कि हिंदू रिलीजियस वर्ड ओम की साउंड है, यानी कि वो जो साउंड चलती रहती है स्पेस में, उसे हम किससे सुन सकते हैं? रेडियो रिमोट सेंसिंग। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू गो आउटसाइड द सोलर सिस्टम वॉज। अब हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऑप्शंस हम देखते ही टिक करेंगे, या तो मंगलयान या चंद्रयान 2। बट वी आर आस्क्ड द क्वेश्चन कि ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बताओ जो कि सोलर सिस्टम के बाहर गया है, ना कि चांद पे गया है या फिर मार्स पे गया है। अर्थ से बाहर नहीं पूछा, सोलर सिस्टम से बाहर पूछा है। नाउ हियर इज़ अ थिंग, चंद्रयान 2 एलिमिनेट हो गया, मंगलयान 2। अब ऑप्शन 2 बचे हमारे पास, एक पायनियर 10 और एक दिस इज़ंट पॉसिबल येट, कि हम सोलर सिस्टम से बाहर आज तक गए ही नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव अचीव दिस बाय पायनियर 10। अब हमारे पास मदर अर्थ है सोलर सिस्टम में। मदर अर्थ के बाद जो हमारे पास प्लैनेट है दैट इज़ मार्स। उसके बाद जो प्लैनेट है जुपिटर, यानी कि जुपिटर की पोजीशन क्या है? 5th। तो हमने क्या किया, अर्थ से जुपिटर पे स्पेसक्राफ्ट्स भेजे, और पायनियर 2 उसका नाम रहा है, राइट? और जैसे ही हमने जुपिटर पे भेजा तो हमने उसको सक्सेस मान लिया कि हमने उसे सोलर सिस्टम से बाहर भेज दिया, क्योंकि हमने उससे क्या किया, जो यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट होती है उसमें उसको भेज दिया। तो इसी तरीके से, यानी अगर हमने जुपिटर पे भेज दिया मतलब हमने सोलर सिस्टम से बाहर भेज दिया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हियर। थोड़ा सा और देख लेते हैं पायनियर 10 के बारे में। मिशन क्या था इस पे? जुपिटर, राइट? ये कहाँ भेजा गया था? जुपिटर पे, पायनियर 10। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं यही है पायनियर 10। From which place sunrise can be seen 15 times in one day? Wow, this is surprising. Is it possible? Yes, it is possible. पोल्स पे जाके देखें, ये हमारी अर्थ है, मदर अर्थ हैं, ये इसके पोल्स हैं, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्दर्न एंड सदर्न, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पोल्स पे नहीं, पोल्स पे जाके ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, मार्स पे जाके देखें, यानी दूसरे ही प्लैनेट पे जाके देखें? नहीं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल।
तो फिर मून पे जाके देखें, चंद्रमा पे नहीं, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 टाइम्स सनराइज़ देख सकते हैं एक ही दिन में। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये जगह कौन सी है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहाँ? तो उसी के बारे में जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि एक दिन में 15 बार सनराइज़ देख कैसे सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में है, अर्थ के ऊपर नहीं है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज, नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा, ESA एंड CSA. The ownership and use of the space station is established by intergovernmental treaties and agreements. तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पैराग्राफ में क्या कहा है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नासा, रोस्कोमोस, जाक्सा, ESA और CSA कौन से देशों की रिस्पेक्टिव स्पेस एजेंसीज हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो आप इन दोनों इमेजेस में देख पा रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये आप लगा सकते हैं कि पूरी अर्थ का ही है, क्योंकि हमारे पास 5 बड़ी बड़ी पावर्स, 5 बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं हमारे नेशंस में, उनका एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये। तो कह सकते हैं ये किसी इंडिविजुअल कंट्री का नहीं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। यहाँ से हमें क्या दिखेगा? 15 बार एक दिन में सनराइज दिखेगा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लेट मी आंसर यू दैट। सपोज दिस इज़ अ मदर अर्थ, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हर जगह टाइम सेम नहीं होता। मान लीजिए अगर अभी हम इंडिया में हैं, राइट, अगर हम इंडिया में हैं तो अगर हम किसी ईस्टर्न या फिर बहुत ही वेस्टर्न मोस्ट कंट्री की बात करें, लाइक USA, कनाडा, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा टाइम जोन डिफरेंट है। अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, आवर्स का डिफरेंस है, अच्छे खासे घंटों का डिफरेंस है समय में, एक जैसा समय नहीं है पूरी अर्थ पे। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ, प्यारी मदर अर्थ 15 टाइम जोन्स में बटी हुई है। ये टोटल कितने टाइम जोन्स हैं? 15। और इसी तरीके से हर टाइम जोन में एक बार हम सनराइज़ देख सकते हैं। सो दैट्स वाई हम कितनी बार सनराइज़ देख सकते हैं एक दिन में? 15 बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। वी ऑल नो कि ही स्टडीड फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग या फिर बात करें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में उनकी कौन सी ब्रांच रही? सबको मालूम होना चाहिए, ये एरोनॉटिकल उनकी ब्रांच रही है। और शायद इसी एजुकेशन और उनके इंटरेस्ट और उनकी विजडम की बदौलत उन्होंने जो योगदान दिया हमारे देश की टेक्नोलॉजी में, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया है। सो हिज ब्रांच वॉज एरोनॉटिकल ब्रांच। इन विच ईयर डिड CV रमन रिसीव द नोबेल प्राइज़? हमें बताना है कि CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। सो ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1930, 1930 में। CV रमन वॉज द फर्स्ट एशियन and first non-white to receive any Nobel Prize in the sciences. ये बात समझ आई आपको? ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं यही हैं CV रमन जी। CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ के साथ साथ और भी सम्मानों से पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ जो इन्हें फ़िज़िक्स में मिला था, किस टॉपिक के लिए, इन्होंने क्या रिसर्च की थी? तो इन्होंने रिसर्च की थी स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट पे, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था 1930 वर्ष में, राइट। नोबेल प्राइज़ 1930 में, भारत रत्न 1954, लेनिन पीस प्राइज़ 1957, मैटिक मेडल 1928, ह्यूग्स मेडल 1930 और फ्रैंकलिन मेडल 1941, यानी कि इन्हें 3 मेडल भी मिले थे। सो आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
Thank you so much for connecting and learning with us. Take care of your health. Thank you so much.